नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पाकिस्तान से जुड़े पठानकोट में आतंकी हमले के तार। एयरफोर्स बेस पर हमले में शामिल 4 आतंकी ढेर, 3 जवान भी शहीद। दिल्ली सहित कई राज्यों में सुरक्षा अलर्ट। रक्षा मंत्रालय के पास पहले से थी खुफिया खबर। एनएसए, सेना और खुफिया प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की उच्च स्तरीय बैठक। विपक्ष ने सरकार की पाकिस्तान नीति पर उठाए सवाल। दिल्ली में ऑड इवन फार्मूले का दूसरा दिन, सड़कों पर दौड़ी सम नंबर की कारें। आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन वायु प्रदूषण में कुछ कमी। आतंकवाद के खिलाफ रूस में बना बेहद सख्त कानून। महिलाओं और बच्चों पर भी गोली चला सकेंगे सुरक्षा बल। आईएस के खतरे के मद्देनजर राष्ट्रपति पुतिन का फैसला। सऊदी अरब में आतंकी गतिविधियों में शामिल 47 को मिली मौत। शिया धर्मगुरु शेख अल नून को दी गई फांसी। ईरान के साथ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का तीखा विरोध। और आइए देखते हैं पहली खबर। पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर आज तड़के पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया, जबकि 3 जवान शहीद हो गए। आतंकियों की तलाश में सर्च अभियान चल रहा है और हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ होने का अंदेशा है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उधर पाकिस्तान ने भी पठानकोट में आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। पंजाब में गुरदासपुर के बाद अब पठानकोट पर आतंकी हमला किया गया। आतंकी सेना की वर्दी में शनिवार तड़के करीब 3 बजे एयरफोर्स बेस में घुसे थे। माना जा रहा है कि आतंकी एयरफोर्स बेस में मौजूद मिग जैसे विमानों को तबाह करके बड़ा नुकसान करना चाहते थे, लेकिन बेस पर चौकसी के चलते उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। कई घंटों तक चली मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए, जबकि एयरफोर्स के 2 जवान भी शहीद हो गए। बाद में ऑपरेशन के दौरान सेना का 1 गरुड़ कमांडो भी आतंकियों की गोली का शिकार हो गया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम चाहते हैं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। हम शांति भी चाहते हैं, लेकिन भारत के ऊपर यदि किसी प्रकार का टेररिस्ट अटैक होगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। और मुझे खुशी है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे सेना के जवान, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हमारी पंजाब पुलिस इस समय पठानकोट में जो कुछ भी हो रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। देश को अपनी जितनी सेना और जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पर नाज है। गृहमंत्री के मुताबिक हमले की आशंका पहले ही जताई जा रही थी। खुफिया विभाग ने आतंकियों की बातचीत को भी पकड़ने की बात कही है, जिससे आतंकियों के पाकिस्तानी होने का अंदेशा मजबूत होता है। दरअसल ये इलाका पाकिस्तान की सीमा से नजदीक है और अंदेशा है कि वहीं से ये आतंकी घुसपैठ करके यहाँ पहुंचे। इससे पहले शुक्रवार को सेना की वर्दी पहने कुछ सशस्त्र लोगों ने पंजाब पुलिस के एक एसपी की कार के साथ अपहरण कर लिया था। इस घटना के बाद से ही हाई अलर्ट घोषित था। टाइमली अलर्ट हो गया था। हो सकता है अगर टाइमली अलर्ट ना होता तो ज्यादा नुकसान होगा। 6 महीने पहले पंजाब के गुरदासपुर के हीरानगर पुलिस थाने में भी आतंकी हमला हुआ था। इसमें एक डीएसपी समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। गृह मंत्रालय के मुताबिक हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ हो सकता है। पाकिस्तान सरकार ने भी पठानकोट में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पठानकोट एयरबेस पर संभावित हमले की खुफिया जानकारी थी और इससे निपटने के लिए वायुसेना ने कई स्तरों पर तैयारी कर रखी थी। हमले के बाद कई शहरों में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, तीनों सेनाओं के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए। बैठक में रक्षा प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया गया। रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि वायुसेना ने आतंकवादियों से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए और हमला विफल कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाहौर यात्रा को अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता और सीमा पार के आतंकियों ने पंजाब में एक और हमला कर दिया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिशों के तुरंत बाद भारत की सरजमी पर आतंकी हमला हुआ हो।
दरअसल भारत और पाकिस्तान में वार्ता के दौरान इस तरह के हमलों का इतिहास रहा है। 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ की लाहौर में मुलाकात के बाद कारगिल युद्ध शुरू हुआ था। 2001 में प्रधानमंत्री वाजपेयी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच आगरा में वार्ता के बाद संसद पर हमला हुआ था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच आतंकवाद निरोधक तंत्र पर वार्ता के कुछ महीने बाद फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस में धमाका हुआ। 2008 में दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक रास्ते खुलने के बाद मुंबई में बड़ा हमला हुआ। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी पठानकोट में आतंकी हमले की निंदा की। पाकिस्तान ने कहा कि वो भारत समेत दूसरे देशों के साथ मिलकर आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय भावी योजना को लेकर फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और पठानकोट में आतंकी हमले के बाद से एक बार फिर पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठने लगे। राजनीतिक दलों का मानना है कि आतंकवादी घटनाएं पूरी तरह रुकने तक बातचीत नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जानकारी से भारत पाक दोस्ती के कदमों को पटरी से उतारने की साजिश के तौर पर देखते हैं। पठानकोट में वायुसेना शिविर पर हमले में राजनीतिक दलों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का कहना है कि सीमाई इलाकों में ऐसे हमले से गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार से आदरणीय मोदी जी को ये मामला टेकअप करना चाहिए। मोदी जी हाल में ही पाकिस्तान होकर आए हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान से आए उग्रवादियों द्वारा इतना बड़ा आतंकी हमला हमारे फॉरवर्ड एयर बेस पर अपने आप में गहन चिंता का विषय है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पठानकोट हमले के बावजूद भारत पाक वार्ता जारी रखने की हिमायत की है। पार्टी नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को ये मांग छोड़ देनी चाहिए कि वार्ता और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। वाम दलों ने जांच कर तथ्य सामने रखने की मांग की है। इसकी पूरी की पूरी जांच और असलियत को गृह मंत्री को बताना चाहिए पूरे देश को, और उसके आधार पर सरकार को भी बताना चाहिए इसके बाद किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, तभी तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी। शिवसेना ने पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखने पर सवाल उठाए हैं। टॉक जो चल रहा है पाकिस्तान के साथ, वो जनता के सामने खुली होनी चाहिए। पाकिस्तान के इस प्रकार के जो टेररिज्म के ग्रुप है, उनको उन्हीं के भाषा में जवाब देने की जरूरत है। सुरक्षा जानकारों का भी मानना है कि भारत पाकिस्तान शांति वार्ता खत्म करने की ये पहली कोशिश है। ये मोदी जी नवाज शरीफ साहब को मिल के आए थे, तो पाकिस्तान के कुछ जो वायलेंट मेंबर हैं, जो लड़ाई चाहते हैं, वो इससे खुश नहीं थे। तो ये प्रोबेबली उसी को डिरेल करने की कोशिश का एक पहला कदम है। करेक्ट स्टेप ये है कि बॉर्डर के इतने पास में जब एरिया में होता है तो वहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं है, वहां सिर्फ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ये बात सुनने में बहुत भारी लगती है, बड़ी कड़वी लगती है, पर सच है। पठानकोट में हमला ऐसे वक्त हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को पाकिस्तान की अचानक यात्रा की थी। दोनों देशों के बीच इस महीने विदेश सचिव स्तर की वार्ता भी प्रस्तावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट कपिल काक साहब हैं। कपिल साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट, वहाँ पर आतंकियों का घुसना कितना आसान या कितना मुश्किल दिखता है? देखिए, आसान तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप सीमा देखें, सीमा के बिल्कुल साथ में है पठानकोट। पहली एयरबेस अगर आप देखेंगे वो पठानकोट है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें खुफिया जानकारी मिली, जैसे आपने अभी कहा है, सब शहरों को एक तरह की चेतावनी दी है कि सतर्क रहें। यही चेतावनी वायुसेना के अध्यक्ष ने हमारे उत्तरी क्षेत्र में जो कोई भी हवाई बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं, उनको सतर्क किया गया था। श्रीनगर, अवंतीपुर, उधमपुर, जम्मू, पठानकोट, ये पूरी बेल्ट जो थी, पूरी सारी नॉर्दर्न वाइटल एरिया तो यही है। तो ये मगर ये जानकारी नहीं थी कि ये उधमपुर में होगा, श्रीनगर में होगा, अवंतीपुर में होगा, पठानकोट में होगा। मगर ये जानकारी कल शाम तक मौजूद थे, और जो हमारे बेस कमांडर्स थे उन्होंने एक तरीके से सैनिटाइज किया था कि अपना जो अंदर आने के रास्ते हैं बंद किए थे। कई सिविलियों लोगों की सब्जियों की दुकानें खुली रहती हैं, हाट होता है, बाज़ार आता है उस दिन, तो कल रोका गया था इस पर। ये तो पहली बात है। दूसरी बात है, इस पर कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, ये पाकिस्तान से आए हैं।
तीसरी बात है कि क्या आईएसआई और पाकिस्तान की थल सेना इनसे जुड़ी हुई है, उस पर एक सवाल है। क्योंकि हम सुनने में आया है कि देखिए रहील शरीफ और नवाज शरीफ दोनों ऑन बोर्ड हैं। हमारे प्रधानमंत्री का जो ये अभी एक दौरा शुरू हो गया क्रिसमस डे पे, वो लाहौर हुआ है, वो उनकी ग्रैंड डॉटर की वेडिंग थी, मतलब एक नया माहौल हुआ था। तो इस पे भी कोई शक नहीं था, ये आतंकवादी हमला होना था। मतलब भारी तरह का होगा, कब होगा? 3 हफ्ते हैं विंडो के, 25 को वहाँ थे और 14 को विदेश सचिव जा रहे हैं। इन 3 हफ्तों में कुछ न कुछ होना था, तो हुआ है 1 हफ्ते में भी। पांचवी बात ये है कि जो आपने पूछा है, ये देखिए ये एक गर्व की बात है, हमारी सेनाएं सतर्क रही, उनको मार गिराया। उनकी चाल थी कि सारे मिग विमान जो वहाँ लड़ाकू विमान हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, बाकी तरह के हेलीकॉप्टर, काफ़ी साजो सामान है। ये एक भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम बेस है, पाकिस्तान के बॉर्डर के सबसे नज़दीक है। तो उस पे ये हुआ कि वो पठानकोट की एयरबेस को आग लगाना चाहते थे। वही आग जो उन्होंने खुद देखी जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मेहरान नेवल बेस पे अटैक किया था, हमला किया था 11 से 2011। उसी तरह की यहाँ पर उसी तरह की वो मतलब अगर आप फुटप्रिंट देखें वैसे के वैसे हैं। वहाँ क्या हुआ था कि वहाँ के सबसे बड़ा जो अहमियत रखता उनका विमान, मैरीटाइम विमान हुआ P-3C ओरायन, उसको तबाह कर दिया था। उसके साथ कामरा एयर बेस जो थी, वहाँ पे उनका जो एवैक्स है, सारे लड़ाकू विमानों में से सबसे महंगा, सबसे अहमियत रखने वाला विमान है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, उसको नष्ट कर दिया उन्होंने। तो अब ये लिंकेज ये भी है कि तहरीक तालिबान और जैश मोहम्मद मिले हुए हैं। जैश मोहम्मद पे आईएसआई पाकिस्तान का और पाकिस्तान की थल सेना का कोई काबू नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं। मैं एक कपिल साहब समझना चाह रहा था कि जो जानकारी एयरफोर्स की ओर से जारी की गई है कि करीब तड़के सुबह मैं कहूँ, उनको डिटेक्ट कर लिया गया था, जो इंफ्रारेज कैप्चरिंग जो उनके अनमैन्ड हेलीकॉप्टर उनके ज़रिए, उसके बाद उनको एक इलाके तक सीमित कर दिया गया। क्या वाकई उसके बाद भी बेस के अंदर अगर आपको पता है कि आतंकी एक लिमिटेड एरिया में हैं, उसके बाद उन्हें तबाह करना या उनको ख़त्म करने में इतने घंटे का वक्त क्यों लगता है टेक्निकली तौर पर? नहीं, वक्त तो लगा कि जो 2 आतंकवादी, उनके बारे में तो इस वक्त जब मैं बात करता हूँ उसकी पूरी अच्छी तरह से उचित जानकारी नहीं है, उस पे वक्त लगा है। और मैं कुछ देर पहले एक चैनल पे था, पाकिस्तानी मित्र थे, उन्होंने कहा कि आपकी क्या क्षमता है कि आप इन 2 लोगों को 11 घंटे नहीं मार सके। मगर दर्शकों को ये जानने की आवश्यकता है कि हम एक और कसब पकड़ना चाहते थे। मारना तो बहुत ही इजी रहता है कि आप रॉकेट अटैक करिए, बिल्डिंग वो बिल्डिंग में घुसे हुए थे, तो बिल्डिंग को आप नष्ट कर दीजिए, खत्म हो गया मामला। आप कहें कि इस तरह के ऑपरेशन से देरी सिर्फ इसलिए है कि आप जिंदा पकड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद आपके पास एक और कसब मार्क 2 है। अब उससे आप बातचीत करिए, हैंडलर कौन है, किसने भेजा, वो इसीलिए देरी हुई है। जो पहले 4 हैं वो तो एकदम पकड़े गए, उसमें कोई शक नहीं था। उस पर हमारे वायुसेना के, भारतीय वायुसेना के जो स्पेशल फोर्सेज हैं उन्हें गरूद कहा जाता है, गरूद का जवान भी इस पर शहीद हुआ है, तो उनकी बड़ी अहमियत रहती है। DSC गार्ड जो हैं, जो आर्मी के डिफेंस सर्विस कोर हैं, वो ऐसे मतलब सुरक्षित रखते हैं ऐसी एयर बेसिस को। दर्शकों को ये भी जानने की जानकारी है कि देखिए एयर बेस कोई 6 किलोमीटर लंबी होती है, 4-5 किलोमीटर चौड़ी होती है। मतलब आप 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, और उस पे सब दीवार लगी है 30 स्क्वायर किलोमीटर, आबादी है उसके साइड्स में, आबाद। तो कैसे आप एक फुट पे एक जवान कैसे खड़ा कर? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल। लेकिन बहुत अहम ये है कि हमारे सुरक्षा बलों ने, उसके बावजूद देखिए हमारे सुरक्षा बलों ने और मिलजुल के, DSC गार्ड्स ने, गरूद ने, एयरमैन ने, सब मिलजुल के इन 4 आदमियों को तो पहले पकड़ लिया। 2 आदमी जो भागे, वो भागे, पता नहीं था गए कहाँ हैं, मगर आखिर में लेकिन आपको जो खबरें इस वक्त आ रही हैं कि शायद उनको भी खत्म कर दिया गया है। कपिल साहब साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। धन्यवाद। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर।
आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। और अब बात दिल्ली की, जहां पर सम विषम फार्मूले का आज दूसरा दिन था। आज सम संख्या वाली कारें चली और परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बस में सफर कर योजना का जायजा लिया। योजना के पहले दिन वायु प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी जरूर देखी गई। दिल्ली सरकार सम विषम फॉर्मूले को कामयाब बनाने में लगी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शनिवार को साइकिल से दिल्ली सचिवालय पहुंचे तो संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा बाइक से। उधर परिवहन मंत्री गोपाल राय बस में सवार हुए और योजना की प्रगति की समीक्षा की। जितनी बड़ी भयावह तस्वीर सामने लाई जा रही थी उस हिसाब से तो लोगों को परेशानियां नहीं हुई हैं। बसें बड़े पैमाने पर खाली चली हैं। लोग, हर बस की रिपोर्ट यही है, बसें खाली चली हैं। मेट्रो भी जो है काफ़ी खाली चली है, तो लोगों को कल परेशानी तो नहीं हुई है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के टकराव ने दिल्ली वालों की परेशानियां बढ़ा दी है। पूरा वातावरण जो है वो प्रदूषित हुआ है राजनीतिक। ऐसे में जब दोनों सरकारों का सहयोग चाहिए तो ऑड इवन फॉर्मूला क्या व्यवहारिक तौर से लागू हो पाएगा या दिल्ली के लोग इन दो पार्टों की लड़ाई में बीच में पिसेंगे? सम विषम फॉर्मूला लागू होने के बाद प्रदूषण में 10% तक की कमी आई है, लेकिन हवा की गुणवत्ता तय मानक से अब भी काफी कम है। ये योजना फिलहाल 15 जनवरी तक चलेगी। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली को उम्मीद है कि संसद के बजट सत्र में जीएसटी बिल पारित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में संख्या बल अधिक आर्थिक सुधार से जुड़े इस बिल के पक्ष में दिखता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली शनिवार को भारतीय राजस्व सेवा के ट्रेनी अधिकारियों के बीच थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर राजनीतिक दलों में लगभग सहमति है और सब इसका समर्थन कर रहे हैं। The next session is going to be extremely important. And halfway through the next session, the numbers of the upper house are also going to change. So I am reasonably optimistic as far as the next session is concerned. That we may be able to push it. वित्त मंत्री ने जीएसटी पर आम राय के लिए बातचीत जारी रखने का ऐलान किया। Meanwhile, I'll continue to discuss both with the states and with all political groups, so that we can ensure it's a safe passage here in the upper house. जीएसटी बिल राज्यसभा में लंबित है। पिछले 2 सत्र में इसे पारित कराने की कोशिशें सफल नहीं हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क फिर से बढ़ गया है। पेट्रोल पर 37 पैसे और डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। हालांकि इससे खुदरा कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। हालांकि सरकार को इससे 4400 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। 17 दिसंबर को भी पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया था। इस वित्त वर्ष में तीसरी बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस कल से मैसूर में शुरू हो रही है। 5 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बार की थीम विज्ञान, तकनीकी और स्वदेशी विकास है। मैसूर विश्वविद्यालय में रविवार को भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 103वें सत्र का शुभारंभ होगा। सम्मेलन में करीब 500 वैज्ञानिक अगले 5 दिनों तक अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखेंगे। पहले दिन प्रधानमंत्री सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और कई वैज्ञानिकों को सम्मानित करेंगे। अनुसंधान और विकास पर पूरा खर्च जो भारत करता है वो करीब 1% से भी कम है जीडीपी के, और कई सालों से ये बात चली आ रही। पिछले कई प्रधानमंत्रियों ने विज्ञान कांग्रेस में भी घोषणा की थी कि हम 1% से इसको दुगना करके 2% बनाएंगे कि जीडीपी का, ताकि इसमें ज़्यादा निवेश हो सके। तो इस पे विचार होना चाहिए कि क्यों ऐसे नहीं हो पा रहा है। इस बार विज्ञान कांग्रेस में कृषि, वन, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, इंजीनियरिंग, गणित के साथ ही विज्ञान के मौजूदा स्वरूप पर चर्चा होगी। इसका मकसद वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाकर विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है। Make in India is not just manufacturing in India, but to creating, that is designing, innovating and creating our own Indian products for the Indian market.
And this is how you realize the maximum potential of Indian industry as well as create the value addition. So this should be perhaps the focus of the panel discussion. भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना 1914 में कोलकाता में हुई थी। ये सालाना सम्मेलन विज्ञान से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाता है, जिससे बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलती है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका में बंद भारतीय मछुआरों के मुद्दे पर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पकड़े गए मछुआरों को त्योहार के पूरे सीजन में अपने घर से दूर रहने की बात का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि श्रीलंका की जेल में बंद 84 मछुआरों की रिहा करवाने के लिए भारत सरकार जल्द से जल्द दखल दे। आपको बता दें कि 31 दिसंबर को श्रीलंका की जल सीमा में मछली पकड़ने के आरोप में जिन 29 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया था, उन्हें श्रीलंका की कोर्ट ने 11 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में शनिवार सुबह घने कोहरे की वजह से एक बस और जीप में टक्कर हो गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। जीप में सवार सभी लोग नेपाल के प्रभुनाथ मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे, जबकि बस श्रावस्ती से कपिलवस्तु की ओर जा रही थी, जिसमें विदेशी पर्यटक यात्रा कर रहे थे। इस टक्कर में जीप के परखच्चे उड़ गए और सवार लोगों में से किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। सऊदी अरब में आतंकवाद और सरकार के खिलाफ विद्रोह में शामिल होने के आरोप में 47 कैदियों को मौत की सजा दी गई है। मृतकों में शिया मौलवी शेख निम्र अल निम्र भी शामिल हैं। सरकार की ओर से संचालित सऊदी प्रेस एजेंसी की ओर से जारी की गई सूची में मौलवी का नाम शामिल नहीं है। एजेंसी के मुताबिक अरब में 2011 में हुई क्रांति में शिया लोगों के प्रदर्शन के दौरान अल निम्र ने मुख्य भूमिका निभाई और इस फांसी के बाद अल्पसंख्यक शिया समुदाय में फिर से नई अशांति फैल सकती है। ईरान ने निम्र को फांसी देने का तीखा विरोध किया है और सऊदी अरब को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को फांसी दिए जाने का यहाँ के मानवाधिकार कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। मौत की सजा के तहत कुछ को गोली मारी गई, जबकि कुछ को फांसी दी गई। आतंकवाद के बढ़ते खतरों के मद्देनजर अब रूस ने आतंकवाद के खिलाफ कानून को और कड़ा कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आतंकवाद विरोधी नए कानून को मंजूरी दी है, जिसके तहत सुरक्षा बलों को अब संदिग्ध होने की सूरत में विकलांग, महिलाओं और बच्चों को भी गोली मारने का अधिकार मिल गया है। रूस के सरकारी अखबार स्पुतनिक इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा कानून में कई संशोधन करते हुए तय किया गया कि सुरक्षा बल कब कब हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। नए कानून के तहत फेडरल सिक्योरिटी ब्यूरो के एजेंट अब आतंकी गतिविधियों को रोकने, बंधकों को रिहा कराने और सार्वजनिक इमारतों पर हमले का जवाब देने के लिए भीड़ में फायरिंग कर सकेंगे। कुछ एजेंसियों को अब किसी के भी फिंगरप्रिंट लेने और कहीं भी तलाशी लेने की अनुमति दी गई है। रूस में लगभग 11 साल पहले बेसलान संकट के वक्त रूसी सरकार ने आतंक के खिलाफ बड़ा कदम उठाया था, जिसमें कई स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। रूस चेचेनिया सहित कई क्षेत्रीय इलाकों में आतंक का खतरा है, जिसके तहत राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस कानून को और सख्त कर दिया है। और बात आपकी आवाज की। नया साल है तो नई शुरुआत होना लाजमी है और आपकी आवाज़ में आज खबर एक सकारात्मक बदलाव की। आज की कहानी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के एक छोटे से गांव अवनखेड़ से है। गांव के लोगों ने न सिर्फ अपने गांव के विकास का सपना देखा, बल्कि उसे अपने दम पर पूरा भी किया। मेरा नाम स्वाति है, मैं अवनखेड़ से ही हूँ। एक्चुअली मैं इसी स्कूल में से पढ़ी हूँ जो आपको अभी दिख रहा है, बट ये स्कूल ऐसा था नहीं पहले। जिनके 2-3 क्लासेस होते थे एंड बच्चे भी काफ़ी कम होते थे, टीचर्स काफ़ी कम थे और ऐसा स्कूल बिल्कुल था नहीं पहले जैसा अभी आपको दिख रहा है। बट अभी के स्कूल में और पहले के स्कूल में काफ़ी बदलाव आ चुका है कि ये सब गाँव वालों की वजह से हुआ है। गाँव वाले बहुत अच्छे हैं जिन्होंने वो पूरे पैसे वैसे जमा करके ऐसी स्कूल खड़ी की है। अभी क्लासरूम ज़्यादा बनाए हैं, क्लासेस ज़्यादा बढ़ाए, जैसे 5th से 10th तक ये फ्रॉम 8 to
10th। सो काफ़ी बदलाव आया है एंड आई थिंक मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूँ एंड इसी स्कूल से आगे गई हूँ, तब वो अच्छा नहीं था। फिर भी आई थिंक अगर आप चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो ज़िंदगी में, और मैं उनमें से एक हूँ। आई थिंक मैंने जर्मनी से मास्टर्स कंप्लीट किया है एंड आई फील वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस विलेज। तो एक जज्बा खुद आगे बढ़ने का, एक जज्बा गांव को आगे बढ़ाने का, एक जज्बा तस्वीर बदलने का और एक जज्बा दूसरों को बदलने का। जी हाँ, इसकी मिसाल है नासिक जिले का गांव अवनखेड़, जहां से जुड़ी है हमारी आज की यह खास रिपोर्ट। स्वाति ने अवनखेड़ से ही पढ़ाई की है और अपना दुनिया जहान का सफर शुरू किया। आज स्वाति के पास जर्मनी से मास्टर्स की डिग्री है और ये मुमकिन तब हुआ जब गांव के लोगों ने बीड़ा उठाया आगे बढ़ने का, आसमान छूने का, खुद को बदलने का। 15 साल पहले गांव में किसी तरह की सुविधा नहीं थी। पहले हमारे गांव में कोई भी सुविधा नहीं थी। पीने के लिए पानी नहीं था, चलने के लिए अच्छे रास्ते नहीं थे, पीने के पानी बहुत लंबे से लाना पड़ता था, शौचालय की कोई भी सुविधा नहीं थी, शौचालय के लिए खेत में जाने पड़ता था। अभी हमारे गांव में बहुत सुविधा हो गई है और भी कुछ सुविधा बाकी है। ये इस गांव के सरपंच नरेंद्र जाधव हैं, जिन्होंने गांव की तस्वीर बदलने का सपना देखा और जुट गए इसे पूरा करने में, जिसके लिए उन्हें सिस्टम से उलझना भी पड़ा। जब मैं पहली बार सरपंच बना तो मैंने पहला ये निश्चय किया, मैं खुद एक भी पैसा गांव का खाऊंगा नहीं और किसको भी खाने भी नहीं दूंगा। गांव का पंचायत भवन किसी बड़े शहर में सरकारी दफ्तर की इमारत जैसा लगता है। चौड़ी सड़क, हरियाली, बिजली, पानी जैसी तमाम सुविधाएं आज इस गांव में मौजूद है। यही नहीं, गांव के लोगों ने बच्चों की शिक्षा का बीड़ा भी उठाया है। स्कूल के साथ ही गांव में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है। 15-20 साल के पहले पूरे गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और 5 से 10 तक जो स्कूल है उसके लिए जो इमारत भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो उसके पूरे लोगों ने मिलकर मतलब आर्थिक योगदान दिया, कुछ श्रमदान भी किया। तो ऐसे 8-10 क्लासरूम बना के दिए। स्कूल के साथ ही खेती पर भी खास ध्यान दिया गया। यही वजह है कि आज यहाँ के किसान सक्षम हैं और व्यवस्थित तरीके से खेती करते हैं। गांव की सूरत बदलने का ये सफर आसान नहीं रहा। बदलाव की सोच को व्यवस्था से जद्दोजहद तो करनी पड़ी, लेकिन ये बदलाव एक मिसाल है। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अगर आपके इलाके में कोई ऐसी खबर या कोई समस्या है तो आप भी बन सकते हैं सिटीजन रिपोर्टर और भेज सकते हैं अपनी रिपोर्ट। हमारा पता है आपकी आवाज़ @rstv.nic.in। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से केरोसिन पर सब्सिडी सीधे कार्ड धारकों के खाते में जमा कराएगी। शुरुआत में ये स्कीम 8 राज्यों के 26 जिलों में लागू होगी। इस समय रियायती केरोसिन का मूल्य 12 रुपए और खुले बाजार में इसका भाव 43 रुपए प्रति लीटर है। सरकार ने जमाखोरों से बरामद 1 लाख टन से ज्यादा दाल सस्ती दरों पर खुदरा बाजार में उपलब्ध करा दी है। बीते दिनों 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में दाल जमाखोरों पर 14,726 छापे मारे गए थे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि अगले कुछ सालों में रेलवे देश की जीडीपी में 2.5% का योगदान देगा, जिसके लिए शोध और परीक्षण पर जोर दिया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने जापान और कोरिया समेत 14 देशों के साथ समझौता किया है। सऊदी में फंसे उत्तर प्रदेश के रहने वाले आकाश की सही सलामत स्वदेश वापसी हो गई है।
आकाश ने यूट्यूब पर वीडियो डालकर भारत सरकार से मदद मांगी थी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने दूतावास के कर्मचारियों को मामले को सुलझाने के लिए कहा था। नए साल के दूसरे दिन उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई। वैज्ञानिकों ने भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में हिंदकुश बताया। हालांकि इससे जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। अब हिमाचल प्रदेश के लोग अपनी शिकायतों को ऑनलाइन भी दर्ज करा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सार्वजनिक शिकायत प्रबंधन प्रणाली की वेबसाइट की शुरुआत की। नेपाल इस महीने के आखिर तक भारत से 90 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदेगा। मधेसियों की नाकेबंदी के कारण नेपाल इस समय गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। मौजूदा समय में नेपाल भारत से 235 मेगावाट बिजली आयात कर रहा है। शनिवार को कोर्ट में पेशी के बाद तिहाड़ जेल ले जाते समय 2 गुटों की लड़ाई में एक कैदी की मौत हो गई। कैदियों को दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। वापसी के वक्त कैदियों की वैन में ही ये वारदात हुई। शनिवार को मुंबई में प्रीमियर बैडमिंटन लीग की शुरुआत हुई। इस लीग को 2 साल के बाद नए नाम के साथ फिर से शुरू किया गया है। लीग में मुंबई के अलावा 5 और टीम भाग ले रही हैं। अमेरिका के मध्य पश्चिमी इलाकों में हो रही भारी बारिश से अब तक तकरीबन 31 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार जारी बारिश में मिसिसिपी समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है।